हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं क्वेश्चन 3 अंक के और 4 अंक के क्वेश्चन, जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 प्रश्न बैंक के आधार पर हैं। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न ब्लूप्रिंट के आधार पर दिए गए हैं, ठीक। और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। ये आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बताई जा रही है उन्होंने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। आप इन्हें ज़रूर तैयार कीजिए। आज हम देखेंगे कक्षा 9 में क्वेश्चन 2 अंक के हम देख चुके हैं पहले, ठीक। तो आज 3 अंक के क्वेश्चन देखेंगे कहाँ-कहाँ से आना है। इसके बाद 4 अंक के क्वेश्चन लेंगे हम, तो वीडियो लंबा नहीं होगा तो। तो सबसे पहले 2 अध्याय में हम देख लेते हैं। अध्याय 2 में 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो अध्याय 2 में 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक पर आधारित क्वेश्चन, जो कि मोस्ट क्वेश्चन के रूप में इन्होंने सम्मिलित किए हैं। तो इसे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले प्रत्येक मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए तथा इन मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की उपयुक्त विधि का नाम बताइए। तो मिश्रण को पृथक करने की विधि का नाम भी बताना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें 2 अमिश्रणीय द्रव, इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो नीचे दिए गए हैं। तो आप वहाँ से 2 मिश्रणीय द्रव का नाम भी लिखना है, पृथक्करण की विधि भी लिखना है, ठीक ना। तो 2 अमिश्रणीय द्रव को ये होंगे जल और केरोसिन, ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, क्वथनांक में पर्याप्त अंतर रखने वाले वाष्पशील अवयव। पर्याप्त अंतर रखने वाले वाष्पशील अवयव को ये पेट्रोल और डीजल यहाँ पर दिया गया है। इन्हें अलग करने की विधि दी गई है आश्वन प्रभाजी। और किसी विलायक में घुले हुए 2 या 2 से अधिक रंगीन अवयव, इसको काली स्याही और जल का विलयन है, जिसे क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग करना है, ठीक ना। और यह दिया अवयवों में से एक ठोस और एक गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो नमक अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है, ऊर्ध्वपातन विधि से इसे अलग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसमें है पहला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है, आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे, इस तत्व के अन्य अभिलक्षणों को बताइए। तो ये वास्तव में धातु तत्व है। इसे आप धातु के गुण इसमें लिखेंगे, ठीक। धातु तत्व वर्गीकृत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, एक संतृप्त विलयन बनों के लिए जो बना है, उसके लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में और 293 किलो केल्विन ताप पर घोला गया है। इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात करना। तो आपको केवल इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। सांद्रता में आपको विलय का द्रव्यमान लिख लेना है, विलायक का लिख लेना है, दोनों का द्रव्यमान जोड़ना है ताकि विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाए। विलयन का द्रव्यमान आप नीचे लिखेंगे सूत्र में। यहाँ देखेंगे विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 136 ग्राम। तो यहाँ विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र रहेगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलयन का द्रव्यमान नीचे रख दीजिए, ठीक है। विलय का द्रव्यमान ऊपर रखिए, 100 का गुणा कीजिए। यहाँ पर जो आंसर मिलेगा आपको विलयन की प्रतिशतता मिल जाएगी 293 केल्विन ताप पर 26.4.7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया गया है, इसे देख लेते हैं। आपको रेत लोहे की छीलन अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड युक्त मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण से इन अवयवों को पृथक करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को सुझाइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी दिया गया, आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आता है आपको कुछ चीज़ समझ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसे बताने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया गया है, मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 3 अंक में आता तो 3 ही अंतर लिखेंगे आप। ये 3 अंतर इसमें दिए गए हैं, यहाँ से 3 अंतर आप नोट कर लेंगे। चाहे वीडियो को पॉज करके इन्हें लिख भी सकते हैं, ठीक ना। ये स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ठीक। अगला 6वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह में गत्ते का एक बॉक्स लिया गया है। इस बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टॉर्च लगा दिया गया है और दूसरे पार्श्व पर प्रकाश को देखने के लिए एक अन्य छिद्र बना दिया है और दूध के नमूने एक कांच के बीकर में लेकर बॉक्स में रख दिया गया है। आश्चर्य यह हुआ कि बीकर में लिया गया दूध प्रदीप्त होता है। उन्होंने इस प्रक्रिया के क्रियाकलाप को नमक के विलयन में लेकर करने का प्रयास किया, परंतु
पाया कि प्रकाश इसमें सामान्य रूप से निकल जाता है। तो इसके साथ में 3 क्वेश्चन और दिए गए। बताइए कि दूध क्यों प्रदीप्त हुआ है तथा इस परिघटना का नाम क्या है? नमक के विलयन के समान परिणाम प्रक्षेपित क्यों नहीं हुए हैं? क्या आप दूध के विलयन द्वारा दर्शाए गए प्रभाव के समान प्रदर्शित करने वाले विलयन के नाम सुझा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद इनके आंसर नीचे आपको मिलेंगे। देखिए छठे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है कि दूध प्रदीप्त इसलिए होता है कि वह कोलाइडी विलयन है जिसके कण प्रकाश को फैलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए दूध यहाँ पर प्रदीप्त हुआ है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाएगी। नमक के विलयन में ऐसा कुछ नहीं है, टिंडल प्रभाव का गुण नहीं रखता है, ठीक। इसलिए और 2 ऐसे उदाहरण हैं, तो कोहरा और धुआं जो कि प्रकाश कणों को प्रदीप्त करते हैं, ये प्रकाश कण को प्रदीप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके अध्यापक द्वारा आपको नेफ्थलीन अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण दिया गया है, इसको पृथक करने के लिए प्रक्रिया को नामांकित चित्र सहित सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर भी ये दिया गया है, किस प्रकार से आपको इसका आंसर दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जो 7वें क्वेश्चन का आंसर के साथ में डायग्राम भी बनाना, तो ये डायग्राम भी इसमें दिए गए, तो आप इस डायग्राम को भी एक बार नोट कर लेंगे, देख लें, बनाना सीख लें। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, चाय तैयार करने के लिए आप किन चरणों का प्रयोग करोगे? विलयन, विलायक और घुलनशील फिल्ट्रेट अवशेष शब्दों का प्रयोग करना है। तो चाय बनाने की विधि यहाँ पर लिखना है और साथ साथ में विलयन, विलायक, विलेय, घुलनशील, फिल्ट्रेट अवशेष शब्दों का प्रयोग कर कर आपको चाय तैयार करना है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी आंसर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको ये शब्द यहाँ पर जो दिए गए हैं, विलेय, विलायक, विलेय, घुलनशील, फिल्ट्रेट अवशेष, इन शब्दों का प्रयोग करना होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और क्या आप एक क्या यह भौतिक रासायनिक परिवर्तन है? उपयुक्त विधि से प्राप्त उत्पादों को क्या आप एक अम्लीय क्षार की बना सकते हैं? तो क्या संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इनके हमें संबंधित रासायनिक समीकरण भी उपलब्ध कराना है, यदि हम इन्हें अम्ल और क्षार में बदल सकते हैं तो। देखिए उत्तर हाँ में रहेगा। हाँ, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, हम उत्पादों को अम्लीय क्षारीय विलयन बना सकते हैं। तो किस प्रकार से समीकरण दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करा दीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, क्षार की प्रकृति का है। कार्बन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया करा के कार्बनिक अम्ल बनाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये यहाँ पर भी अम्लीय प्रकृति का स्वभाव रखेगा। यहाँ पर जो अम्लीय प्रकृति का स्वभाव है उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, अपन इसे संशोधित करेंगे। देखिए यहाँ पर जब इन दोनों का ऐड किया जाएगा तो जो अम्लीय प्रकृति का अम्ल बनेगा तो वो इस प्रकार से अम्ल बनना चाहिए, H2CO3। ये सही है और ये थोड़ा रॉन्ग है, इसमें ऑक्सीजन एक अलग से ऐड कर दी गई है। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन इसका यहाँ पर सांद्रता के आधार पर सूत्र दिए गए हैं, किस प्रकार से विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो विलयन की सांद्रता 2 प्रकार से ज्ञात की जाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता के आधार पर ज्ञात की जाती है। ये 10वें क्वेश्चन को भी आप यहाँ से नोट करेंगे, इसके आंसर को भी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है, मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों के नाम लिखना है। विभिन्न विधियों के आपको केवल नाम लिखना है। वाष्पन है, अपकेंद्रण है, गुरुत्वाकर्षण विधि है, ऊर्ध्वपातन है, क्रोमेटोग्राफी है, प्रभाज्यास्वन है, वाष्पीकरण है। ये सारी विधियों के नाम आप यहाँ से लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 2 के बाद फिर अध्याय 3, 4 में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं अपन उन्हें। पर दिया है परमाणु एवं अणु, इसमें से कोई 3 अंक का क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ देखिए इसमें से कोई 3 अंक का क्वेश्चन नहीं आना है। यहाँ हम देखेंगे अध्याय 4, अध्याय 4 में से एक 3 अंक का क्वेश्चन आना है। तो अब अध्याय 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए हैं, ठीक। उन्हीं में से 3 अंक का एक क्वेश्चन आना है, तो वो हम देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यहाँ पर दिए गए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के नाम यहाँ से लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, संभारिक क्या है? संभारिक में भी 3 दिए गए हैं, आर्गन है, ठीक है, जिनका परमाणु भार समान है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सबके परमाणु भार 40-40 यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का शेष आंसर यहाँ मिलेगा, संभारिक का आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 लिखने के परमाणु भार समान है, यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन
जे थॉम्सन है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन है, न्यूट्रॉन चैडविक है, ये सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु क्रमांक को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु क्रमांक को परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है, नाभिक में उपस्थित धनावेश अर्थात प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कैथोड किरणों की दो विशेषताएं इसमें दी गई हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कैथोड किरणें ये कैथोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती हैं। ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित तत्वों में उनके न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या इन्हें ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं निकालना आपको बता दूंगा। यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार से निकालते हैं उसे। ठीक, देखिए 8वां क्वेश्चन दिया गया है, पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19 तक की परमाणु संरचना आरेख बनाइए। तो परमाणु संरचना आरेख बनाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि यहाँ आप देख पाएंगे कि पहली कक्षा में यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 72 कक्षा में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से 19 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शामिल रहेंगे। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर अगले क्वेश्चन, तो वो बाद में देखेंगे हम। यहाँ पर 8 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं 3 अंक में। हम देख लेते हैं अध्याय 5 और 6, 7 में है जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक यहाँ पर दिए गए। इस चैप्टर से भी एक 3 अंक का क्वेश्चन आना है, ये भी हम देखेंगे, और एक 4 अंक का भी क्वेश्चन आना है, ये भी हम देखेंगे। ठीक ना, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन आना है, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर दिया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3-3 अंतर दिए गए हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में भी 3 अंतर, यहाँ पे आपको दोनों में 3-3 अंतर मिलेंगे आपको। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर में आप देख पाएंगे, इसमें लिखा गया है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये आपको इसका आंसर यही मिलेगा। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक, कोशिका का बिजली घर पावर किस्म को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन इसी में मिलेंगे साथ साथ में। ठीक, तो ये आपके 3 अंक के क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। 4 अंक के क्वेश्चन हम देखेंगे अभी बाद में। ठीक, पहले 3 अंक के क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से केवल 3 अंक के क्वेश्चन ही आपको दिखा। यहाँ से देखेंगे अध्याय 6 में 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है जाइलम फ्लोएम में 3 अंतर लिखिए। तो ये जाइलम फ्लोएम में 3 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। जल खनिज लवण का सम्मान करता है, भोज्य पदार्थों का सम्मान करेगा फ्लोएम। इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, इसमें संवहन क्रिया ऊपर से नीचे और ट्रांसफर सेक्शन में भी होती है। ठीक ना, ये निर्जीव ऊतक है, ये सजीव ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हृदय पेशी ऊतक के 3 लक्षण यहाँ पर लिखना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के 3 लाभ दिए गए हैं, तो यहाँ से लाभ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन अगला है इसी में, चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है सरल जटिल ऊतक में क्या अंतर है, लिखिए। तो सरल और जटिल ऊतक में यहाँ पर 3-3 अंतर दिए गए हैं, यहाँ से आपको 3 अंतर लिखना है। 8 और 9 अध्याय के बीच में यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आना है, 3 नंबर के। 8 और 9 अध्याय में गति, बल तथा गति के नियम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें 3 अंक का क्वेश्चन आएगा इन दोनों अध्याय में से। तो दोनों अध्याय में 3-3 अंक के क्वेश्चन होंगे। हम दोनों अध्याय के 3-3 अंक के क्वेश्चन देखेंगे पहले। 8 अध्याय में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है त्वरण, 3 अंक का क्वेश्चन का, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले। त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो इसमें एक ही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसमें दिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूत्र थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं सूत्र को बता देता हूँ अभी आपको किस प्रकार से सूत्र को संशोधित करना है। बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ से आप संशोधित कर लेंगे सूत्र को। यहाँ लिखा गया वेग में परिवर्तन, ये रहेगा आपको ऊपर, और नीचे यहाँ पर जो समय दिया गया है वो बटे के नीचे आएगा समय, ये इसका सही सूत्र आ जाएगा। यहाँ पर ये इन्होंने दिया है, ये सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है 8 चैप्टर में। अगला देखते हैं। 9 अध्याय में भी उन्होंने एक ही क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, स्पष्ट कीजिए। क्रिकेट खिलाड़ी कैच पर लपकते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। ऐसा करने पर खिलाड़ी गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लेता है। इस प्रकार गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, अर्थात गेंद को रोकने में कम बल लगाना पड़ता है। तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथों पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो बहुत कम समय में गेंद का वेग शून्य हो जाएगा, अर्थात गेंद के संवेग व परिवर्तन की दर अधिक होगी।
इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिसके कारण हाथों में चोट लग सकती है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। ये 3 अंक के 2 क्वेश्चन थे। 8 और 9 अध्याय में एक-एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है और एक क्वेश्चन इनमें से आना अनिवार्य है। 10 अध्याय क्या 10 अध्याय में 3 अंक का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। 11 अध्याय में देखते हैं, कोई क्वेश्चन है? नहीं दिया गया है। 13 अध्याय में देखते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 12 अध्याय तो यहाँ से इस वर्ष आना नहीं है चैप्टर, ठीक, वो वास्तव में बाहर है अभी परीक्षा से। और फिर इसके बाद 14 चैप्टर हम देखते हैं। 14 चैप्टर, हाँ 14 चैप्टर से क्वेश्चन आना 3 अंक का। तो 14 चैप्टर के हम मोस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 अंक वाले। ये 3 अंक वाले क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले यहाँ लिखा गया है वायु प्रदूषण को समझाइए, ठीक है। जीवों में जल की आवश्यकता क्यों होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ओजोन परत का महत्व बताइए। नाइट्रोजन चक्र को समझाइए। तो ये क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। इन क्वेश्चनों के भी आंसर आपको यही मिलेंगे। नाइट्रोजन चक्र का आंसर भी आपको यहीं से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी इनके आंसर लिख सकते हैं, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, 4 अंक के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अध्याय 2 से कोई 4 अंक का क्वेश्चन आना नहीं, 4 अंक का क्वेश्चन नहीं आना, 5 का क्वेश्चन भी इसमें से नहीं आएगा। हम केवल 4 अंक के क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन अभी अध्याय 2 के बाद हम देखते हैं अध्याय 3 से कोई 4 अंक का क्वेश्चन आना है। हाँ, अध्याय 3 से 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम सबसे पहले अध्याय 3 के 4 अंक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्याय 3 में यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर से 7वें क्वेश्चन से यहाँ पर 4 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, ये क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हैं। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। और एक मोल से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित यौगिकों के अणुसूत्र लिखिए। तो यहाँ के इनके अणुसूत्र लिखना है। ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी इन्हें सम्मिलित किए हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ से ये 3 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से आने की संभावना रहेगी, तो आप इन्हें भी याद कर लें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 में आयनिक तथा आणविक यौगिक को समझाइए। तो ये यहाँ से नोट करना है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए। मोल संकल्पना को उदाहरण सहित समझाइए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम समझाइए। अणुओं के प्रकार को लिखिए। तो ये क्वेश्चन इसमें सम्मिलित होंगे, कि आप इन्हें तैयार कर लेंगे, ठीक। और इसमें और भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे, तो जैसे अणु परमाणु में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन इसी पार्ट में सम्मिलित है। यहाँ से ये क्वेश्चन यदि अगर 2 अंक में नहीं आता है तो 3 अंक में आ सकता है। अणु तथा परमाणु में अंतर लिखिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन के आप आंसर 3 अंक के हिसाब से भी तैयार कर लेना। यहाँ देखेंगे इसके बाद हम कि और कौन से चैप्टर से 4 अंक का क्वेश्चन आना है। 4 अध्याय से नहीं आना है। 5 और 6 अध्याय में देखते हैं। 5 और 6 अध्याय से एक 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, वो हम देखते हैं। तो किस प्रकार से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पादप कोशिका और जन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ से आप चित्र बना लेंगे, ठीक। अपनी पुस्तक में भी इसका चित्र दिया गया है, तो वहाँ से भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे अगला, इसमें दिया गया है, तो जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ये क्वेश्चन भी इसी के अंतर्गत आएगा, तो आप इसे भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी में शामिल किया गया है। इसका उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर अध्याय 6 में 2 क्वेश्चन मिलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न में, जो कि 4 अंक के हैं। बहुकोषीय जीवों में ऊतक की क्या भूमिका है। और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो इनके आंसर भी यही दिए गए हैं, आप यहाँ से इन्हें नोट कर सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे इसके बाद 5 और 6 अध्याय के बाद वास्तव में, तो यहाँ पर 10 चैप्टर से देखेंगे, ठीक। और एक 11 चैप्टर से देखेंगे, और एक 13 चैप्टर से भी हम 4 अंक के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले 10 चैप्टर में यहाँ पर 4 अंक का क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखते हुए इसके सूत्र की विस्थापना कीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसके सूत्र को स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन इसमें शामिल है। गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र के साथ में यहाँ सूत्र किस प्रकार से व्यवस्थित
स्थापित करना है वो आप यहाँ से नोट कर लेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं थोड़ा देर के लिए वीडियो रोका है, ठीक। इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे का क्वेश्चन कौन सा दिया गया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, द्रव्यमान तथा भार में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, सभी वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण बल उसके द्रव्यमान के संपाती होते हैं, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं पर मिलेगा, आप इसे यहीं से देखेंगे। यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप, ये आंसर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, तो 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी तक पहुंचने में पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पृथ्वी तक पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है, तो ये इसका सवाल यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। वेग का सूत्र दिया गया है, उसकी सहायता से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 अध्याय के 4 अंक के क्वेश्चन। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन कीजिए। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया, मुक्त ऊर्जा से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, अंततः धरती पर पहुंचने तक रुक जाता है, क्या यह संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती है, कारण बताइए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे का उपयोग की जाता है, बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन कीजिए। तो ये क्वेश्चन वास्तव में 4 अंक के क्वेश्चन में सम्मिलित है और इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर ये आंसर दिया गया है इसका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, किसी खिलौना कार में चाबी भरकर जमीन पर रखने पर वह चलने लगती है, इससे यहाँ ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन है, इसमें 5वां क्वेश्चन दिया गया है, 1500 किलोग्राम की कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसे रोकने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य की गणना के लिए नीचे ये सवाल किया गया है, पूरा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगाकर उसे आप यहाँ से कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रति दिन 6 घंटे की चाल 6 घंटे उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा को यूनिट में परिकलन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो विद्युत शक्ति वाले ये क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, उसमें से ये आने की पूरी संभावना है, आप इन्हें यूज जरूर कर लें। अब हम देखेंगे 13 चैप्टर के 4 अंक के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे 4 लक्षण बताइए जिनसे आप सोच सकते हैं कि आप बीमार हैं। संक्रामक रोग फैलाने वाले 3 कारकों के माध्यम लिखिए, ठीक है। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी 4 समस्याएं लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीमारी से बचने के लिए आप अपने आसपास क्या-क्या परिवर्तन अथवा सुधार करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है और भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ देखेंगे 5वां क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु कोई 4 सावधानियां लिखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन बीमारी से बचाव के लिए क्या कार्य करता है। एड्स का पूरा नाम लिखिए, रोग कारक लक्षण, इसके लक्षण लिखिए तथा एड्स रोग के संचरण किस प्रकार से होता है यह बताइए। 4 प्रकार से इसका संचरण होता है, उन्होंने यहाँ पर बताया है, चारों पॉइंट आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है अगला 9वां क्वेश्चन है, आपकी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगर निगम में स्वच्छ जल की पूर्ति के लिए कौन-कौन से उपाय हैं, आपको यहाँ लिखना है। आपके मोहल्ले में उत्पन्न कचरे का निपटारण स्थानीय प्राधिकरण कैसे करता है, लिखिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है 4 अंक के क्वेश्चन में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने घर के दैनिक साप्ताहिक कचरे को कम करने के लिए क्या-क्या काम करोगे। प्लास्टिक थैली तथा अन्य सामग्री कम से कम उपयोग में लाना। तो ये सारे उत्तर यहाँ पर भी दिए हैं, तो आप इन्हें उत्तर को यहाँ से लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। रोग फैलाने के कौन-कौन से कारक हैं, आप कैसे पहचानेंगे किसी छात्र को रोग हो गया है, ठीक। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ कौन-कौन सी है, केवल 4 लिखना है। जब हम बीमार होते हैं तो पोषण युक्त आहार या भोजन खाने का परामर्श दिया जाता है, क्यों, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन, संक्रामक असंक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, रोग क्या है, इसके कारण लिखिए। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन-कौन सावधानी होनी चाहिए। और लघुकालिक दीर्घकालिक रोग से आप क्या समझते हैं। इसके बाद जीवाणु तथा विषाणु से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। प्रोटोजोआ तथा कवक से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी इसमें सुपर मोस्ट क्वेश्चन के नाम से चलते हैं दोनों। इसके बाद यहाँ देखेंगे हम 21वें नंबर क्वेश्चन, आपके आसपास फैलने वाली कुछ बीमारियों के नाम तथा कारण दीजिए। प्रतिरक्षाकरण क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर भी ये मोस्ट क्वेश्चन में ही है।
आता है, मोस्ट क्वेश्चन के रूप से चलता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें, अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये 4 अंक वाले सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित थे। 3 और 4 के आज मैंने क्वेश्चन देके बताए हैं आपको, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाना है, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।